दोस्तों, वंदे मातरम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूं और बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हमारे पास अक्सर, और ये आप ही लोगों के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने मेरी टीम ने यूट्यूब कमेंट्स से इकट्ठे किए हैं और एक समरी बनाई है कि आखिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी बात आती है तो सिर्फ वैदिक ज्योतिष की होती है। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का एक ऐसा अध्याय है जिसमें कि एक ऐसे रोग जो कि असाध्य हैं, जिन्हें मेडिकल साइंस भी ठीक करने की क्षमता ना रखती हो, इसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से ठीक किया जा सकता है। और जी हाँ, बिल्कुल, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऐसे रोगों को ठीक करने में सक्षम है। और इसमें भी आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा और आप लोगों को बताता जाऊंगा, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो प्योरली हेल्थ वाइज है कि हेल्थ एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ कंसल्टेशन, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी कुंडली ही बता देती है कि आने वाले समय में या वर्षों के बाद भी आपको कौन सा रोग किस समय में सता सकता है, आपके बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो खराब हो सकता है। अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट कर सकती है तो वो उसे ठीक करने की भी क्षमता रखेगी। इसका ये मतलब नहीं कि अगर ये फोरकास्ट होता है कि 2028 में किसी को हार्ट की समस्या होगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन 1 या 2%। जैसे कि हार्ट तो बच जाएगा, लेकिन जैसे कि कोई ना कोई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, जो ब्लड है उसमें ब्लड की जो थिकनेस है उसका ज़्यादा हो जाना किसी और एंगल से भी, या प्लेटलेट्स का बढ़ जाना, तो कोई ना कोई समस्या 1 या 2% जरूर रहेगी। देखिए, ग्रहों का काम है रोग को बनाना। आप कितने भी बेहतरीन उपाय क्यों ना कर लें, टच बेस तो देकर जाएंगे आपको। तो इसलिए 98% तक तो सॉल्यूशंस उपलब्ध होते हैं, क्योंकि ग्रहों को एक टच करके जाना ही होता है। लेकिन मेरे मानना है कि अगर किसी की हार्ट ट्रबल, अगर बाईपास सर्जरी होनी हो, तो बेटर है कि बाईपास सर्जरी की बजाय कुछ और छोटा मोटा रोग साथ में हो जाता है, और जिसका अगर आप दवा दारू कुछ लेकर उपचार कर लेते हैं विद इन मंथ, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। तो अभी क्वेश्चन ये भी है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट क्यों है। क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, जैसे मैंने कहा, कि सिर्फ रोगों के बारे में विचार होता है, और वो भी ऐसे असाध्य रोग जो कि मेडिकल साइंस ठीक कर ही नहीं कर सकती। जैसे कि लीवर सिरोसिस। जब भी बात आती है लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स की, तो हमेशा ही ट्रांसप्लांट की तरफ मूव कर दिया जाता है जातक को, और उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो ठीक हो सकता है। लेकिन जी हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी द्वारा जो अभी तक मेरे पास केसेस आए हैं, 100% ऐसे लोग ठीक होकर गए हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, जिसमें कि मैरिज, जॉब, करियर, कॉरपोरेट एस्ट्रोलॉजी, कंपनीज का बनना, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी, किसी का नेता बनना या योग होना, आईएएस ऑफिसर बनना, किस डोमेन में जॉब होना, लव मैरिज होना या मैरिजेस का ब्रेक होना, संतान कष्ट या संतान का ही ना होना, या किसी को प्रॉपर्टी चाहिए या कोई लिटिगेशन में फंसा है, किसी को ज़मीन खरीदनी है, बेचनी है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, अपने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके उनको बढ़ाना है, तो ये सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अधीन आता है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बल्कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपकी एजुकेशन, ये सारे पार्ट जितने भी अदर देन हेल्थ के पार्ट हैं, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चले जाएंगे। अब ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजर को कब संपर्क करना चाहिए। उस समय करना चाहिए जब आपकी सफरिंग बढ़ जाती है, या उस समय करना चाहिए जब आपके कोई ना कोई
पर्सन हेल्दी है लेकिन उसके बावजूद भी छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज चल ही रहे हैं, या डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करने में असक्षम हो, क्या तब करना चाहिए? देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि हम भगवान को अगर रोज़ उनका सुमिरन करते रहें तो कष्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर हम उस समय गॉड को याद करें जब हमारे कष्ट बढ़ रहे हों, तो वो तो एक सेल्फिशनेस वाली बात आती है कि एक गाना भी है, भजन भी है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे को होए। सो मैं यही सजेस्ट करता हूँ हमेशा ही, जो लोग हेल्थ के प्रति बहुत ही सचेत रहना चाहते हैं और फिट रहना चाहते हैं, बेटर है कि आप वर्ष में कम से कम एक बार आप अपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। वर्ष में इसलिए क्योंकि बहुत सारी ट्रांजिट्स की मूवमेंट होती रहती है और ज्योतिषियों को भी समय लगता है उन ट्रांजिट्स को डीकोड करने में कि उन ट्रांजिट्स को एक पर्टिकुलर चार्ट पर किस तरह से अप्लाई किया जाए। ट्रांजिट्स की डिग्री कब क्लोजर होती है, कब वेद होता है, सर्पतोभद्र चक्र में कब वेद होगा, तो संकटा चक्र में कब वेद होगा, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ज्योतिषियों को भी जब कोई गोचर होता है वो विश्लेषण करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, उसके बाद जब कुंडलियाँ आती हैं तो उन फॉर्मूलाज को जो उन्होंने डीकोड किए होते हैं अप्लाई करते चले जाते हैं कुंडलियों के ऊपर, और एक सटीक प्रेडिक्शंस भी बनी रहती हैं। तो बेटर है कि इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी समस्या आए, इससे पहले ही आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लें। इससे ये होगा कि आप दवाइयों के खर्चों से भी बचे रहेंगे। माना कि कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि उनका तो मेडिकल इंश्योरेंस है वो कवर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों सफरिंग भी तो होती है। आप क्या चाहते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस को क्लेम किया जाए? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कभी मौका ही ना मिले किसी को कि मेडिकल इंश्योरेंस का कवरेज लिया भी जाए। बिकॉज़ एक तो आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो, पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज हो जाती है, बिकॉज़ एक इंसान के पीछे पूरी की पूरी फैमिली हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। इसके बाद जब रिकवरी होती है समय लगता है, महीनों निकल जाते हैं एक ओल्ड जो शेप होती है उसे रिस्टोर होने में। तो बेटर है कि रोगों से बचा जाए और आप अपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर सलाह लें कि आपकी कुंडली क्या कहती है, कोई ऐसा कोई भयंकर रोग तो नहीं होने वाला है। बिकॉज़ कुछ लोगों को पहले ही एक इंट्यूशन हो जाती है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो कहते भी है ना कि हर एक जातक अपने शरीर का डॉक्टर स्वयं होता है। एक इंट्यूटिवनेस रहती है, सचेत रहता है, सचेत एक चेतना रहती है जातक में। तो जब ऐसा हो तो आपको कंसल्टेशन लेकर उन कन्फ्यूज़न को ख़त्म करके, और जो भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर आपको कोई सोल्यूशन देता है प्लीज़ फॉलो कीजिए, ताकि आगे वो रोग ना बढ़े। और अगर वाकई में कोई बहुत बड़ी सफरिंग चल रही है, मेडिकल साइंस द्वारा भी इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी कुंडली का किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण करवाइए। और देखिए, कुछ रोग ऐसे हैं जो कि मेडिकल साइंस द्वारा ही ठीक होंगे, ऑपरेशन तो मेडिकल साइंस ही करेगी। लेकिन कई बार ये भी होता है कि मेडिकल साइंस द्वारा एलोपैथिक मेडिसिन जब आप लोग ले रहे होते हैं वो दवाई काम नहीं करती है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है। इसके कारण ये है कि ग्रहों को अपना भोग चाहिए होता है। जब उन्हें उनका भोग मिल जाता है तो उसके बाद कोई राह चलता कोई हकीम या नुक्कड़ पर जैसे छोटी छोटी दुकानें होती हैं वैद्यों की, छोटी सी कोई दुकान में कोई अगर 4 पुड़िया भी आपको दे देगा, कई बार वो भी काम कर जाती है, बशर्ते कि आपके ग्रहों में वो बल होना चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी ने पूछा है कि हर एक जातक किसी न किसी रोग से, छोटे मोटे रोगों से ग्रस्त होता ही होता है। देखिए, मैं नहीं मानता कि हर एक जातक ग्रस्त होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे सर्दी जुकाम लास्ट 8-9 वर्षों में कब हुआ था। कई बार ऐसा नहीं होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जिन लोगों के साथ बैठते हैं कई बार गले में हरारत तो हो जाती है, क्योंकि आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको कोई रोग है, कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ हैं, सर्दी जुकाम है, तो अटैक वो वायरस तो फैलेगा ही। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो गले में हरारत हो सकती है।
लेकिन आपके जो बॉडी सेल्स हैं वो फाइट करते रहते हैं ऐसे रोगों से और आपको एक क्रिटिकल लेवल पर नहीं जाने देते हैं, तो जुकाम, सर्दी जुकाम भी वहीं पर रुक जाता है। खांसी तो बहुत दूर की बात है। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से प्लैनेट हैं कुंडली में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ऐसे कोई ग्रह हैं जो क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज देते हैं। कुंडली में छठा घर, जिसे कि रोगों का घर कहा गया है, शत्रु स्थान भी छठा घर ही होता है। कंपटीशन का भी हाउस है, किसी को ऋण चाहिए हो तो उसका भी घर है। एक घर से कुंडली में बहुत सारे डोमेन्स की व्याख्या की जाती है। तो अगर छठा घर अगर कुंडली में अफ्लिक्टेड हो, जिसमें कि अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट या छठे घर के कारक अगर बिगड़ जाएं, लेकिन उसके लिए दशा, महादशा, अंतरदशा का होना बहुत ज़रूरी है या ट्रांजिट का कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसा कोई कनेक्शन बनता है तो इंसान रोगी हो जाता है। और छठे घर के साथ जिन ग्रहों का संबंध बनता है या जिन राशियों का, जिन नक्षत्रों का, उन्हीं नक्षत्रों, राशियों और ग्रहों के अनुसार जो उनके रोग होते हैं वही रोग जातक को सताना भी शुरू कर देते हैं। अष्टम घर से भी रोग देखा जाता है, आठवें घर से रोग देखा जाता है। सडन क्रिटिकल हेल्थ डिसऑर्डर, अचानक ही कोई बहुत बड़ा ऐसा रोग सामने आ गया और वो भी ऐसे हेल्दी पर्सन को जो कभी उम्मीद ही नहीं थी। जैसे आप कई बार टीवी में देखते होंगे, न्यूज़ सुनने में आती होगी कि अचानक ही एक ऐसा जातक जो फिल्म एक्टर भी था, हेल्दी था, जिम जाता था, सडन हार्ट अटैक। तो ये क्या है? या ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई का कम हो जाना जिसकी वजह से डेथ हो जाना। तो ये सब के सब कॉम्बिनेशंस 8th हाउस से देखे जाते हैं, क्योंकि 8th हाउस आयु का भी विचार वहाँ से किया जाता है और डेथ का भी प्रेडिक्शन वहीं से होता है। सिमिलरली 12th हाउस, अब छठे घर का अगर 12th हाउस के साथ कनेक्शन बनता है तो एक्सपेंडिचर्स का बढ़ जाना, व्यय, और व्यय किसके ऊपर? रोगों के ऊपर व्यय। व्यय भी बहुत तरह के होते हैं, लिटिगेशन में भी व्यय हो सकता है। किसी की मैरिज अगर टूट जाती है तो उसमें जो लेन देन होता है, या मान लीजिए प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोगों का आपस में प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, उसमें भी एक्सपेंडिचर्स है, क्योंकि कोर्ट की फ़ीस, अथॉरिटी की फ़ीस, एक्सपेंडिचर बहुत तरह के हैं। कोई फेल हो जाता है, 12th हाउस के साथ कनेक्शन है, एजुकेशन में कोई फेल होता है, उसका भी 12th हाउस मीन्स कि एक्सपेंडिचर्स का होना, कि फिर से एजुकेशन के ऊपर दोबारा खर्चा करना। तो ये 12th हाउस एक्सपेंडिचर्स का ही है, लेकिन इसको हम रोगों के साथ भी कनेक्ट करते हैं कि रोगों के ऊपर लगातार खर्चा होना, सॉल्यूशंस ही नहीं मिल पाना, दवाइयों के ऊपर भयंकर खर्चा। तो यही है कॉम्बिनेशन छठे घर के जो रोगों की तरफ इशारा करते हैं। कोई एक ग्रह रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि कौन से ग्रह हैं जो रोग को लंबे समय तक लेकर चलते हैं? शनि देव जी न्याय के देवता हैं। आपकी कुंडली में जब उनकी महादशा आती है और अगर उस समय आ जाए जब आप 60 वर्ष के हैं, तो मान के चलिए अगर वो ख़राब हैं, छठे घर से कनेक्टेड हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास सही नहीं थे, जिसे पूर्व पुण्य कहा जाता है। पंचम घर से गणना की जाती है जिसकी, तो सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए कोई बुध की महादशा में किसी की कोई हड्डी या मसल्स या मेनिस्कस लिगामेंट टूट जाता है, तो विद इन 40 डेज़ 50 डेज़ में जातक ठीक हो जाता है। सिमिलरली शनि की महादशा में ऐसा होगा, ठीक तो हो जाएंगे आप 2.5 से 3 महीने में, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन वो पेन्स बार बार आपको सताते रहेंगे। यही है ग्रहों का प्रमाण कि किस दशा में रोग होगा तो वो कितना लंबा चलेगा, अवधि कितनी होगी, और कौन से ग्रहों में होगा तो वो कम समय में ठीक हो जाएगा। और आगे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि किसी ने पूछा था कि जैसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अभी तक जातक ठीक हो चुके हैं, जिसमें कि एड्स के भी मेरे पास 3 रोगी हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अभी कुछ और भी केस आए हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। लीवर सिरोसिस के बहुत सारे केसेस हैं जो जातक ठीक होकर गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर, शिजोफ्रेनिया, टाइनिटस। टाइनिटस होता है कि कानों में ध्वनि सुनाई देना, हीजिंग साउंड, टक टक की आवाज़,
बजिंग साउंड, तरह तरह की आवाज़ें। तो ये एक ऐसे असाध्य रोग हैं जिनका मेडिकल साइंस में कोई भी उपचार नहीं है अदर देन लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में भी ऐसा है कि सिर्फ ट्रांसप्लांट की ही बात होती है, वो भी हर एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पॉसिबल है। तो देखिए, ये रोगों की अगर मैं व्याख्या की बात करूं तो क्लासिक्स जितने भी ज्योतिष के हैं बुक्स हैं उनमें ऐसा कोई वहाँ पर व्याख्यान नहीं किया गया है। ये हमारी वर्षों की तपस्या है, एक्सपीरियंस है। मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर, जिनसे मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखी थी बचपन में, और तब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं कहते थे, सिर्फ वैदिक ही नाम दिया जाता था। आई थिंक मैं पहला व्यक्ति हूँ, जब मैंने 2002 में वेबसाइट बनाई थी 2002 में, तब रोगों के ऊपर मैंने हेल्थ एस्ट्रोलॉजी को मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का नाम दिया था। और उसके बाद बहुत सारे जर्नल बुक्स कई लोगों ने फिर निकालना शुरू किया, तब ये ज्योतिष के साथ मेडिकल का भी शब्द जुड़ा था। सो देखिए, ये जो रोग है, जैसे कि मैंने कहा, हमारी वर्षों की तपस्या है। प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस जिस तरह से पहले हमारे पास आते थे, मालूम चलता था कि जी हाँ ये कॉम्बिनेशन है, इसमें ऑटिज़म का रोग बना, तो सिमिलर पैटर्न के जो आगे केस स्टडीज़ आते गए, तो हम ऐसे डाटा लिखते गए कि किन ग्रहों से, किन कॉम्बिनेशन से लीवर सिरोसिस का रोग बनता है, ऑटिज़म का, एड्स का, शिजोफ्रेनिया, हाई थायराइड, किडनी डिसऑर्डर, ब्रेन का माल फंक्शन होना जिसमें कि ब्रेन ट्यूमर, कानों के नीचे के हिस्सों में कोई ब्लॉकेज होना और हड्डी के नीचे एक सीवियर पेन होना। कुछ ऐसे रोग भी हैं जो डेथ डिजीज़ कही जाती हैं, जहाँ तक जीना ही नहीं चाहता है ऐसे रोगों के साथ। ऐसी भी प्रेडिक्शन ज्योतिष में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कुंडली का विश्लेषण करके होती है। बिकॉज पहला जो घर है आपका, वो आपका ब्रेन है, और अगर वो पाप का आर्टरी में चला जाता है तो निस्संदेह आपको कोई ना कोई ब्रेन से संबंधित रोग बनेगा ही बनेगा। और बनेगा कब? जब उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी, उससे पहले नहीं बनेगा। तो ये जो रोग हैं, इनके एनालिसिस अब तो ये होता है कि जैसे ही कुंडली हमारे पास आती है, कुंडली देखते ही ये मालूम चल जाता है कि किस जातक को कौन सा रोग बन रहा है। और जी हाँ, उनके सॉल्यूशंस भी उपलब्ध होते हैं। जैसे कि आगे क्वेश्चन किसी ने वैसे ही पूछा है रेमेडीज़ के बारे में, कि वो कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनसे जातक को ठीक किया जाता है। क्या हम कोई आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज़ करते हैं, और क्या कोई पूजा पाठ, जेमस्टोन, मंत्रास? जी हाँ, इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताता हूँ। देखिए, रेमेडीज़ कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक केस स्टडी एक आई थी और उसमें ही हमने कोई ऐसा कोई पैटर्न बना दिया और एक सॉल्यूशन बेस बना दिया कि कोई भी जातक आए उसे एक रेडीमेड सॉल्यूशन दे दिया जाए। जी नहीं, केस टू केस, जिसमें कि रेमेडीज़ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी होती हैं। एज आई मेंशन कि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, हमारे इन हाउस कुछ मेडिकल दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं आयुर्वेदिक। अब देखिए कितना डिफरेंस है। मार्केट में वही दवाइयाँ मिलती भी हैं और उनकी कॉस्ट कम होती है क्योंकि वो मशीनरी से बनी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। लेकिन जब हम वो दवाइयाँ बनाते हैं तो उनकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, बिकॉज़ उन्हें हैंडमेड तरीके से बनाया जाता है, पुरानी पद्धति के अनुसार। तो जो दवाई मार्केट में आज मशीन से कुछ कंपनियां बनाती हैं, आपको मालूम है बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम, वो हार्डली 6 to 7 आवर्स में बना देती हैं, आधे दिन से भी कम में। लेकिन वही दवाई जब पुरानी पद्धति से बनाई जाती है उसे 20 से 25 दिन लगते हैं कई बार तो, लेकिन वो सटीक होती है। और उसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है उस दवाई को सिद्ध करने के लिए। आप ऐसे मान लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा, किस नक्षत्र में उस दवाई की पूजा करनी है, और ये भी डिसाइड किया जाता है कि किस नक्षत्र काल से दवाई का सेवन करना है, ताकि आपको उस दवाई का जल्द से जल्द असर दिखना शुरू हो जाए, जिसमें कि पूजाएं भी होती हैं। और इनफैक्ट हमारे एस्ट्रो कपूर में इन हाउस हमारे आश्रम है जहाँ पर पूजाएं करवाई जाती हैं, बल्कि मैं उन पंडितों को खुद ट्रेन करता हूँ। मंत्रोच्चारण भी बताया जाता है कुछ जातकों को जो मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। जेमस्टोन्स में भी महंगे जेमस्टोन्स नहीं बताए जाते। अक्सर जब भी जेमस्टोन की बात आती है तो
अक्सर ज्योतिषी लोग 9 या 10 जेम स्टोन्स की बात करते हैं। आई थिंक मैं भारत का एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसे कम से कम 850 जेम स्टोन्स को कैटेगराइज करने की नॉलेज है, और वो किस तरह से काम करते हैं, किन रोगों के लिए, किन और कार्यों के लिए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि सस्ते जेमस्टोन्स को रेकमेंड किया जाए। ये ज़रूरी नहीं कि येलो पुखराज बहुत कॉस्टली है अच्छी क्वालिटी का, तो उसके ऑल्टरनेट नहीं होते हैं ये रोगों के लिए। लेकिन कई बार डिपेंड करता है कि अगर येलो सफ़ायर की ज़रूरत है, रेयर केस में तो वही दिया जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज क्रिस्टल्स से भी काम चलता है, और वो काम तभी करते हैं जब आप उनकी प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आपने देखा होगा अभी प्राण प्रतिष्ठा के बारे में 22 जनवरी 2024 दिन को 12:30 बजे 12:29 का समय अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई, पूर्ण तरीके से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। और यही वो अभिजीत मुहूर्त था, जो कि 42 वर्ष के बाद ये विष्णु मुहूर्त भी था। इसमें और भी अच्छे अच्छे मुहूर्त बने हैं। ऐसे ही विचार किया जाता है जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं जेमस्टोन्स की, ताकि जेमस्टोन्स पूर्ण तरीके से काम करें। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी 100% गारंटी देती है। जैसे कि किसी ने पूछा है कि हमारे पास जो केसेस आते हैं हम गारंटी भी देते हैं और लोग ठीक भी होते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस 100% अश्योरेंस नहीं देती है। तो हम कैसे, वो कौन सी टेक्निक्स हैं या वो क्या ऐसा तरीका है कि हम कई बार अश्योरेंस देते हैं, और क्या हम हर एक केस में अश्योरेंस देते हैं। देखिए, बात वही आ जाती है कि जब भी लोग मेडिकल साइंस की तरफ जाते हैं, मान लीजिए किसी का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन भी होना होता है, जब वो ऑपरेशन टेबल पर जाता है तो वहाँ पर एक लेटर पहले से ही साइन करवा लिया जाता है कि अगर बाई चांस पेशेंट को ऑपरेशन टेबल में अगर कुछ हो जाता है तो डॉक्टर्स की और हॉस्पिटल की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रही बात मेडिकल एस्ट्रोलॉजर की, तो दोस्तों यहाँ पर गारंटी लोग मानते हैं, क्योंकि कारण भी है। मैं बुरा नहीं मानता हूँ जब लोग हमसे गारंटी मांगते हैं और मेडिकल साइंस से नहीं मांगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को आज भी विश्वास है कि जो मेडिकल साइंस नहीं कर पाएगी वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर सकती है। इसलिए लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से गारंटी मांगते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस से आज भी गारंटी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी प्रूव्ड साइंस है, जिसमें कि असाध्य रोगों का आज भी इलाज बेहतरीन तरीके से होता है, गारंटीड होता है। इसलिए लोग हमसे गारंटी मांगते हैं। अब इसमें बात आती है कि कितना ठीक हो सकता है जातक। जब किसी को सफरिंग होती है, कुंडली देखकर ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा कि क्या जातक पूर्ण तरीके से ठीक होगा या वो आधा ठीक होगा, कितना ठीक होगा। अगर असाध्य रोग 4-5 तरह के जुड़े हुए हैं तो कौन से रोग ठीक हो सकते हैं, कौन से रोग लाइलाज हैं, और कौन से पूरी ज़िंदगी के लिए रह जाएंगे, और क्या आगे कुछ ऐसी दशाएं आएंगी जिनमें वो रोग थोड़े से सबड्यूड हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, सफरिंग कम हो जाएगी। तो ये प्रेडिक्शंस कुंडली ही बता देती है कि कितनी रिकवरी होगी। ये ऐसा नहीं है कि आपने उपाय कर लिए तो कोई मैजिक हो गया और आप पूर्ण तरीके से ठीक हो गए। जी हाँ, लेकिन ये तो श्योर है कि असाध्य रोगों का इलाज होता है। मेरे पास ऐसे कई केस हैं। जैसे कि अगर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में जाएंगे, बल्कि आप हमारे एस्ट्रो कपूर वेबसाइट में चले जाइए, वहाँ पर एक सविता अग्रवाल जी हैं। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ उनका क्योंकि उन्होंने टेस्टिमनी दिया हुआ है। ऐसे और भी टेस्टिमनियल है हमारे पास। तो उनके हस्बैंड को लीवर सिरोसिस की समस्या थी। दिल्ली के जो बड़े हॉस्पिटल हैं, बेटर है कि नाम ना लिए जाए, उन्होंने भी मना कर दिया था। ये कहा था कि मात्र 14 या 15 दिनों का समय बचा है और जातक नहीं बच पाएगा। लेकिन वो केस मेरे पास आता है, कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं, मालूम चलता है कि आयु बहुत लंबी है अभी, और उसी बेस के ऊपर जब हम दवाई देते हैं वो जातक 6 मंथ के अंदर, जिस जातक का वजन
80 किलो से 35 किलो तक आ गया था, उनका वज़न फिर से 75 केजी पर 6 महीने में चला जाता है और लीवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आप देखिए कि पावर ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और जब भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम किसी असाध्य रोग के ऊपर गणना करते हैं, उस समय सबसे पहला जो कार्य होता है, जो मेरे गुरु जी श्री विपिन कपूर ने सिखाया है, कि आयु का विचार करना कि आयु कितनी बची है। अगर आयु बहुत लंबी है तो इट मीन्स कि जातक शरीर त्याग नहीं पाएगा, बेशक वो कोमा में चला जाए। तो बेटर है कि पहले आयु का विश्लेषण किया जाए, मालूम चलता है कि आयु लंबी है तो उसके ऊपर उसका इलाज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारे चैनल में कई लोग वीडियोस देखते हैं, हमारे एक कैटेगरी आप देख सकते हैं एस्ट्रो कपूर चैनल में ही, वैदिक यज्ञस की, जिसमें कि हमने तरह तरह की टेक्निक्स बताई हैं यज्ञ करने की। और इसी के संबंध में क्वेश्चन भी है कि अगर कोई जातक डेथ के साथ फाइट कर रहा है तो क्या वो बच सकेगा अगर उसका महामृत्युंजय यज्ञ करवा दिया जाए? जी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि महामृत्युंजय यज्ञ करवाने के बाद भी जातक बच सके। उसके लिए कुंडली विश्लेषण से ही मालूम चल जाता है कि जातक बचेगा या नहीं बचेगा। और अगर बचने के चांसेस नहीं हैं तो भी मैं ये कहूँगा कि महामृत्युंजय यज्ञ करवा लेना चाहिए उस समय में। उससे ये होता है कि जो जातक को सफरिंग हो रही है, जो तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ में है क्योंकि प्राण भी नहीं छोड़ पा रहा है, तो वो सफरिंग कम हो जाएगी। शरीर रोग को छोड़ देता है उस समय। देखिए, जो वक्त निर्धारित किया गया है प्रकृति द्वारा, वही रहेगा। कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजर उस वक्त को बढ़ा नहीं सकता। बस ये है कि जो शरीर में जो पीड़ाएं हैं, सफरिंग्स हैं, उन्हें कम किया जा सकता है, बल्कि आयु का कंट्रोल किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के पास हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है कि यज्ञ जो कि बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हैं लोगों के ऊपर, लेकिन ऐसा क्यों है कि कई बार यज्ञ काम ही नहीं करते? यज्ञ करवाने के बावजूद भी कई बार जातक को फ़ायदा ही नहीं मिलता। दोस्तों, इसके लिए मैंने अगेन यज्ञ की जो कैटेगरी है हमारी, इसमें 10 से 12 वीडियोस दिए हैं और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है उन वीडियोस में मैंने जो आज तक विश्व के किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं दी। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें लोग बताना नहीं चाहते, क्योंकि ज्योतिष एक व्यवसाय बन गया है और इसे लोग प्रकृति से जोड़ना नहीं चाहते आज के समय में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग हैं, कुछ लोग जो अच्छे से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन जब भी मैं यज्ञ का सिस्टम देखता हूँ लोगों का करवाने का, तो मैं देखता हूँ कि जो हवन की तारीख होती है, 99.20% यज्ञ की डेट ही गलत निकाल दी जाती है। या तो आपका चंद्र शोधन सही नहीं होता, या तो नक्षत्र शोधन में कमी होती है, या तो जो अग्नि की आहुति दी जाती है अग्नि की, वो पाताल लोक में या तो आकाश लोक में। पाताल लोक में अगर अग्नि की आहुति दी जाएगी तो इंसान की आयु का क्षय हो जाएगा और असाध्य रोग सताने लगेंगे। आकाश लोक में दी जाएगी तो धन का क्षय हो जाएगा। अक्सर ऐसा सुना भी होगा आप लोगों ने कि किसी ने यज्ञ करवाया और फ़ायदा होने की बजाय जातक को नुकसान हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं दी है, तो आप हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल में वैदिक यज्ञ की जो कैटेगरी है, आप उसमें चले जाइए। बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। बल्कि हर वर्ष जो यज्ञ की डेट्स होती हैं वो मैं हर वर्ष चैनल में देता हूँ। कई लोग उनका लाभ भी उठाते हैं, मैच कर लेते हैं और अपने पंडितों को डांट भी लगाते हैं कि किस तरह से उन्होंने डेट्स गलत निर्धारित की हैं। और ये भी किसी का क्वेश्चन है कि अगर कोई जातक विदेश में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यज्ञ भारत में ही करवाए जाते हैं, इस पद्धति को फॉलो किया जाता है, तो वो किस तरह से लाभ लें? क्या अगर यहाँ पर यज्ञ होता है जातक के लिए, जो जातक विदेश में बैठा है, तो क्या उसे फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। डिपेंड करता है कि क्या जो संकल्प है वो पूर्ण तरीके से लिया गया है,
क्या जो यज्ञ है वो उसी जातक के लिए हो रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर 20-25 लोगों से पैसा ले लिया जाता है लेकिन यज्ञ एक ही करवाया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारे एस्ट्रो कपूर के आश्रम में जब भी किसी का यज्ञ होता है तो उन लोगों को उनके मोबाइल में एक ऐप डलवा दिया जाता है और आईपी कैमरास का एक्सेस दिया जाता है और वो अपने पंडित जो उनके लिए पूजा कर रहे होते हैं, जो हमारे आश्रम के हैं, जो मेरे शिष्य हैं, उनको 10 दिनों तक लाइव देख सकते हैं पूजा होते हुए, सोते हुए, जागते हुए, खाना खाते हुए, उनसे लाइव कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो यही वो ट्रांसपेरेंसी है जो आप दे सकते हैं। और अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको आईपी कैमरा की एक्सेस देती हैं, आपकी लाइव यज्ञ करवाती हैं, तो आप उनसे बेशक आप यज्ञ करवाएं। लेकिन अगर कोई ऐसा कहता है विश्वास के नाम पर कि जी हाँ आपका काम हो गया, देखिए विश्वास यही तो परेशानी है कि जातक अक्सर विश्वास कर लेता है अपने पंडितों या ज्योतिषियों की बात के ऊपर और बाद में यज्ञ हुआ नहीं हुआ आपको मालूम होता ही नहीं है। फिर इसलिए लोग दोष देते हैं कि ज्योतिष काम नहीं करता या पूजाएं काम नहीं करती हैं। बेटर है कि आप पैसा दे रहे हैं, विश्वास कीजिए, लेकिन कम से कम आपका हक है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ये कह सकें कि आपको लाइव कैमरा का एक्सेस दिया जाए उतने दिनों के लिए। क्योंकि जब भी एक महामृत्युंजय यज्ञ और पूजन होता है तो उसमें 5 पंडितों को 10 दिनों तक समय देना पड़ता है, जिसमें कि वो पंडित उस स्थान को छोड़ नहीं सकते। ये पूजा के नियम है, ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, फलाहार खाना पड़ेगा, बहुत सारे नियम हैं। वो मैंने मेरे उन वीडियोस में दिए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप यज्ञ का पार्ट बने, आप दूर दूर रहते भी आप यज्ञ लाइव देख सकते हैं, लेकिन आपको प्रतिदिन 1 घंटा पूजा में बैठना है घर पे ही, और आपको सुमिरन भी करना है और जो टेक्निक्स बताई गई हैं पंडितों के द्वारा वो फॉलो करनी है। कोई जातक हैं वो पूछते हैं कि मेरे बारे में ही कहा उन्होंने कि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, और उन्होंने मेरा फिटनेस चैनल भी देखा होगा। ये तो एस्ट्रो कपूर है, मैं ही फाउंडर हूँ एस्ट्रो कपूर का, लेकिन मेरा एक पर्सनल चैनल भी है। आप अगर ढूंढना चाहें यूट्यूब में तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं प्रशांत कपूर पर्सनल, तो आपको मेरा पर्सनल चैनल आ जाएगा जिसमें कि मैं फ़िटनेस के मेरे काफ़ी वीडियोस वहाँ पर आपको मिलेंगे, एंड कुछ ऐसी कोर एक्सरसाइज मिलेंगी जो आम लोग नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने मुझे पूछा है कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे मोटिवेट किए रखती है और मैं लगातार वर्कआउट करता हूँ, और नो डाउट मैं एक अच्छा वर्कआउट करता हूँ, नियम में रहता हूँ। तो मोटिवेशन कैसे मिलता है, एक आंसर देना चाहूँगा। देखिए, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आती है और चली जाती है। मोटिवेशन आता भी है और जाता भी है और इसका आना जाना चलता रहता है, लेकिन कमिटमेंट ये वो चीज़ नहीं है जो आएगी और चली जाएगी। तो बेटर है कि आप मोटिवेशन के पीछे ना भागें, आप कमिटमेंट करें खुद से कि आपको ये करना है। जब आप कमिटेड होंगे खुद के लिए तो मोटिवेशन आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो आएगा जाएगा, लेकिन कमिटमेंट आपका उस मोटिवेशन के ऊपर भारी पड़ेगा। किसी को मेरे वीडियोस देखने होंगे फिटनेस के तो आप मेरे चैनल प्रशांत कपूर पर्सनल आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में, आप जा सकते हैं, आप मेरे वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। और आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा पर्सनल चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, और भी बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो लेवल पर क्वेश्चंस थे कई लोगों के मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित। ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि मैं कितना जानता हूँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में या ज्योतिष के बारे में, आउट ऑफ 10 मैं क्या रेटिंग देना चाहता हूँ आपको। तो मेरा आंसर यही होता है कि आउट ऑफ 10 नहीं, आउट ऑफ 100 की जब मैं बात करता हूँ तो मैं अपने आप को आज भी 1 रेटिंग देता हूँ। समुंदर है ज्योतिष। हम जितना पढ़ते हैं, जितना रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। ऐसा है ज्योतिष, ये एक महासागर है। जब इसमें जितना हम अंदर जाते चले जाते हैं उतनी ही खुद में कमियां नज़र आती हैं, इतने कॉम्बिनेशन निकल कर आते हैं। जैसे कि भाई मैं 45वां वर्ष मेरा शुरू हो गया है, 44 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ।
जनवरी 2024 में। 12 वर्ष की आयु में मैंने ज्योतिष की शिक्षा पूरी कर ली थी। आप सोचिए कितने वर्ष हो गए मुझे प्रैक्टिस करते करते, पढ़ते हुए, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि शायद मुझे कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि हर दिन जब नई नई कुंडलियाँ आती हैं, उनके विश्लेषण होते हैं, रिसर्च होती है, नई चीज़ों की फाइंडिंग होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक मेरा मैसेज भी है यंगस्टर्स के लिए, जो यंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कि आप थोड़ी सी शिक्षा लेकर आप ये ना सोचें कि आपको सब कुछ आ गया है। ये ऐसा समुंदर है कि आपको बहुत ज़्यादा तप करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसमें खरे उतर सकेंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और जी हाँ, कि यदि किसी को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अगर ज़रूरत है, कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, मुझे मालूम है कि लोग थोड़े से व्यथित भी होते हैं हमसे, क्योंकि हमारा वेटिंग पीरियड 45 डेज़ से 2 मंथ तक चला गया है, कई बार और भी ज़्यादा चला गया है। लेकिन जो भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित केसेस हमारे पास आते हैं, डिपेंड ऑन द प्रायोरिटी। अगर कोई आईसीयू में एडमिटेड है तो उसे विद इन ए डे उस केस के ऊपर काम कर लिया जाता है। कोई वेंटिलेटर पे है तो इमीडिएट एक्शन लिया जाता है उस केस के ऊपर। और लगता है कि किसी को सफरिंग हो रही है और विद इन 1 और 2 डेज़ के ऊपर कार्य करना चाहिए, मैं कहना यही चाहता हूँ कि ऐसे केसेस को स्ट्रेच नहीं किया जाता है। 5 to 10 डेज़ के अंदर ही कार्य कर लिया जाता है, वेटिंग पीरियड बहुत कम होता है। इसलिए बाकी जो लोग आते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एनालिसिस करवाना, मैरिज, जॉब एट्सेट्रा, चाइल्ड एजुकेशन, उनके केसेस डिले होते चले जाते हैं और थोड़े से लोग परेशान भी होते हैं। और साथ साथ में जो लोग रिफ़ंड लेना चाहते हैं उन्हें रिफ़ंड भी करवा दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।